हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल हेल्दी एंड डूइंग गुड। तो आज रिजल्ट सीजन में बात करेंगे एक कंपनी की जिसका नाम है शैली इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक्स। इसके Q1 FY27 के रिजल्ट्स आए हैं और मैनेजमेंट की कॉन कॉल हुई है। तो देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे रहे फर्स्ट क्वार्टर FY27 में, और मैनेजमेंट ने कैसा आगे फर्दर इस पे क्लैरिफिकेशन दिया या कैसे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी। तो पूरा इसका एनालिसिस करते हैं रिजल्ट्स का और मैनेजमेंट की कॉन कॉल का। तो सबसे पहले रिजल्ट्स नंबर्स देखते हैं। रेवेन्यू में ग्रोथ रही है 14% की, 14%। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रहा है, इंप्रूव हुआ है 5.4%, ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट रही है। हालांकि सिक्वेंशियली यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है, फ्रॉम 59% से 56.6%। तो ये थोड़ा सा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है। इस पे मैनेजमेंट ने क्लैरिटी भी दी है कि बिकॉज ऑफ दी फ्रेट कॉस्ट ज़्यादा रही है, क्योंकि फ्यूल का प्रॉब्लम था, पूरा सप्लाई चेन का प्रॉब्लम था, तो फ्रेट कॉस्ट ज़्यादा रही है, रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सीक्वेंशियली यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े से कम हुए हैं। हालांकि ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में। एबिटा 18% की ग्रोथ रही है, 18%। एबिटा मार्जिन अगर देखें तो उसमें भी ईयर ऑन ईयर 1.2% की ग्रोथ रही है, इंप्रूवमेंट रहा है एबिटा मार्जिन में। और पैट में ग्रोथ रही है 17% की, 17। और कैश पैट में ग्रोथ रही है 18% की। तो अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग लेवरेज थोड़ा सा मिला है, बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। रेवेन्यू में 14% की ग्रोथ, एबिटा में 18% की ग्रोथ और पैट में तकरीबन 17-18% की ग्रोथ। तो थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, बट बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। अब देखने में ये नंबर्स बहुत ही एवरेज से लग रहे हैं, साधारण से नंबर लग रहे हैं, कोई ऐसा इसमें एक्सेप्शनल कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो डिटेल में इसके बारे में क्या एक्साइटिंग है वो देखना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर सबसे पहले शैली इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक्स, अगर इसके आपने बिजनेस मॉडल समझना है तो इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं उस डिटेल्ड वीडियो को, ताकि आपको बिजनेस सेगमेंट्स, बिजनेस मॉडल आपको समझ में आए कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। और मैंने उसमें स्पेसिफिकली बताया हुआ कि वाई मार्केट इज एक्साइटेड, मार्केट इस कंपनी को लेकर एक्साइटेड क्यों है, स्पेशली इसके हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को लेकर मार्केट एक्साइटेड है। तो इसके 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं, एक कंज्यूमर, दूसरा हेल्थ केयर और तीसरा इंडस्ट्रियल। इन तीनों सेगमेंट्स को अगर हम देखें तो वहां देखते हैं कि रेवेन्यू का ब्रेकअप कैसा रहा है, वहां कैसी रेवेन्यू की परफॉर्मेंस रही है। तो कंज्यूमर सेगमेंट में इनका रेवेन्यू डी ग्रोथ रहा है, तो वहां पहले भी इनका डी ग्रोथ होता रहा है, वहां से इनका इस क्वार्टर में भी रेवेन्यू डी ग्रोथ हुआ है। तो 151 करोड़ से कम होके अब ये 115 करोड़ रह गया है, तो -24% डी ग्रो हुआ है रेवेन्यू। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें इतना घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर मार्केट को भी पता है कि इनका कंज्यूमर सेगमेंट अच्छा नहीं कर रहा है, पिछले क्वार्टर में भी अच्छा नहीं किया था और वो पहले से ही अच्छा नहीं कर रहा है, मार्केट नोज इट। तो इस कंपनी के बारे में जैसा कि मैंने बताया हुआ अपने डिटेल्ड वीडियो में, मार्केट क्यों एक्साइटेड है इसके लेके, हेल्थ केयर का जो इनका बिजनेस है, जिसमें ये जिसमें ये वो जो पेन्स होते हैं जो मेडिसिन देने के काम आते हैं, वो पेन्स बनाते हैं, वो हाईली स्पेशलाइज्ड प्रिसीशन इंजीनियरिंग से वो पेन बनते हैं, प्लास्टिक के ही होते हैं लेकिन प्रिसीशन इंजीनियरिंग, एक से नॉर्मल कोई भी ऐसे इंजेक्शन मोल्डिंग से उस पेन को नहीं बना सकता, वो बड़ी हाई प्रिसीशन इंजीनियरिंग से बनते हैं, अप्रूवल्स होते हैं उनके, तो हर कोई उसे नहीं बना सकता। तो वो पेन्स, ये जो मेडिसिनल पेन्स होते हैं वो ये बनाते हैं, वो इनके हेल्थ केयर डिवीजन के अंडर आता है। तो हेल्थ केयर डिवीजन में अगर हम देखें, रेवेन्यू की ग्रोथ रही है 85%। तो जैसे मैंने बताया कि मार्केट इसी प्रोडक्ट को लेके, इस डिवीजन को लेके ज़्यादा एक्साइटेड है और उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। अगर आप टोटल रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो 14% की है, लेकिन हेल्थ केयर जो सेगमेंट है इनका, जिसमें ये जो मेडिसिन GLP-1 या सेमाग्लूटाइड, उसकी मेडिसिन के लिए जो ये पेन्स बनाते हैं, वो उसमें ग्रोथ रही है 85% की। तो वहाँ पे उसको लेके मार्केट इसको लेके आई थिंक वुड बी हैप्पी। तो अब ये 77 करोड़ से बढ़ के 142 करोड़ हो गया है। तो यानी कि जो इनका कंज्यूमर सेगमेंट था वो सबसे बड़ा सेगमेंट हुआ करता था, उसको ओवरटेक कर लिया है हेल्थ केयर सेगमेंट ने। तो अब इनका हेल्थ केयर सेगमेंट सबसे बड़ा सेगमेंट हो गया है, तकरीबन 50% कॉन्ट्रीब्यूशन, 51% कॉन्ट्रीब्यूशन अब इनका
हेल्थ केयर सेगमेंट से आ रहा है। तो यही इसी हेल्थ केयर सेगमेंट को लेके ही मार्केट एक्साइटेड है और फ्यूचर में भी इसका कंट्रीब्यूशन और बढ़ता रहेगा और कंज्यूमर का कंट्रीब्यूशन कम होता रहेगा। तो मार्केट तो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, फ्यूचर को देखता है, तो मार्केट वही फ्यूचर को देख रहा है, ना कि जो इनका पास्ट है, कंज्यूमर इज सॉर्ट ऑफ इन पास्ट, तो उसको नहीं देख रहा है। और इंडस्ट्रियल में भी इनकी ठीक ठाक ग्रोथ रही है, 25% की ग्रोथ रही है, बट वो छोटा सेगमेंट है, अभी उसमें उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 25% की ग्रोथ रही है, कंट्रीब्यूशन 18 करोड़ से बढ़ के 22 करोड़ हुआ है। तो ये काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू कंज्यूमर एंड हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर इनका मेन बिजनेस सेगमेंट होने वाला है फ्यूचर में, अभी भी वो मेन बन गया, अब तो सबसे बड़ा सेगमेंट बन ही गया ऑलरेडी इस क्वार्टर में, और फ्यूचर इनका हेल्थ केयर सेगमेंट से ही है। मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री में भी यही बोल रहा है। तो और इसके अलावा बाकी अगर मैट्रिक्स देखें तो मशीन यूटिलाइजेशन इनकी इंप्रूव हुई है 48.7% से 50.2%, और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन देखें तो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम हुआ है, डोमेस्टिक का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, और उसके लिए वही मैनेजमेंट ने बोला है कि डोमेस्टिकली काफ़ी डिमांड आ रही है इनके पास, इनके हेल्थ केयर सेगमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल जो पेन्स हैं, जो मेडिसिनल पेन्स हैं, वहाँ से काफ़ी डिमांड आ रही है जो डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज हैं। तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन इनका एक्सपोर्ट के मुकाबले ज़्यादा बढ़ेगा, तो फ्यूचर में भी बढ़ेगा, तो दैट इज़ फाइन। इसके अलावा कंपनी के ROE और ROC के नंबर देखें तो कंपनी ने कंपैरिजन दिया है मार्च 26 और जून 26 में ROE ROC क्या रहा। तो तो मार्च 26 में 35.8% था ROCE, जो जून में बढ़ के 39% हो गया, तो ROCE इंप्रूव हुआ है। ROE मार्च 26 में 27% था, वो भी इंप्रूव होकर जून में 28.2% हो गया। तो ROE ROC में इनकी दोनों में जगह इंप्रूवमेंट रही है, तो वहाँ भी इनके नंबर्स अच्छे हैं। इसके अलावा जो ग्रॉस मार्जिन डिक्लाइन हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो उसका जैसा कि मैंने बता ही दिया कि रॉ मटेरियल और फ्रेट कॉस्ट इस क्वार्टर में थोड़ी ज़्यादा थी, उसके लिए मैनेजमेंट ने बोला है कि दे आर एक्सपेक्टिंग बाय Q3 वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी, तो जो हाई कॉस्ट है वो थोड़ा कम आ जाएगा, वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, वो उसको Q3 में हम देखेंगे कि कैसी रहती है। और हेल्थ केयर जैसा मैंने बता दिया 51% कंट्रीब्यूट कर रही है, और जो इनके इंजेक्टर पेन है, इंजेक्टर पेन कहते हैं, उस वहाँ पे कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। इस क्वार्टर में कंपनी ने 9 मिलियन जो डिलीवरी डिवाइसेस हैं वो दिए हैं, जो इनके हेल्थ केयर सेगमेंट में जो और भी डिवाइसेस हैं सारे मिला के 9 मिलियन डिवाइसेस कंपनी ने सेल किए हैं, जिसमें 50 to 60% GLP-1 के जो इंजेक्टर पेन्स हैं वो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है। इसके अलावा फ्यूचर में कंपनी कैसा करने वाली है, क्या केपेक्स कर रही है, क्या मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है, अगर हम उसको देखें तो कंपनी ने बोला है कि एक एडिशनल 25 मिलियन पेन की कैपेसिटी बाय सितंबर 26 ये कंपनी शुरू कर देगी, और जब ये कैपेसिटी शुरू हो जाएगी यानी कि अगले महीने ही 25 मिलियन पेन्स की एडिशनल कैपेसिटी आ जाएगी, और उसके आने के बाद जो इनकी टोटल कैपेसिटी है वो 75 मिलियन पेन्स की हो जाएगी, यानी कि 50 मिलियन पेन्स की इनके पास ऑलरेडी है, और अब 25 मिलियन पेन्स की नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, टोटल 75 मिलियन पेन्स की कैपेसिटी इनके पास हो जाएगी। और ये जो एफिशिएंसी है, जो न्यू पेन लाइन इन्होंने लगाई थी उसमें एफिशिएंसी में भी ये इम्प्रूव कर रहे हैं, और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है पेन्स, जो इंजेक्टर पेन्स है, इसकी सेल्स का जो गाइडेंस दिया है, तो मैनेजमेंट ने बोला है कि फॉर द फुल ईयर जो इन्होंने गाइडेंस दिया था 36 मिलियन पेन्स को सेल करने का, उसको ये एक्सीड कर लेंगे, ऐसा मैनेजमेंट ने अपने कमेंट्री में बोला है कि मैनेजमेंट ऐसा देख रही है, फोरसी कर रही है कि ये पूरे साल में 36 मिलियन पेन्स की सेल का जो गाइडेंस था उसको ये एक्सीड कर लेंगे, उसको बेटर कर लेंगे, उससे ज़्यादा सेल ये कर लेंगे, तो दैट इज़ गुड, ये अच्छी गाइडेंस दी है मैनेजमेंट ने। इसके अलावा कंपनी ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, कंपनी ने सीनियर बिजनेस हेड्स को अपॉइंट किया है इन सर्टेन कंट्रीज, इन यूरोप में किया है और नॉर्थ अमेरिका में किया है, जो USA है उसमें किया है। तो वहाँ से कंपनी बोल रही है कि वी आर लुकिंग टू स्ट्राइक ए पार्टनरशिप, तो यानी कि पार्टनरशिप ये करने की कोशिश कर रहे हैं या डील्स विन करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ की जो लोकल जो फार्मा, जो बिग जाइंट फार्मा कंपनीज है, US की तो बहुत बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, उनके साथ ये डील स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने बिजनेस हेड्स अपॉइंट किए हैं। तो डील कंपनी बोल रही है कि नेक्स्ट 4 to 6 क्वार्टर्स में दे आर एक्सपेक्टिंग कि वहाँ से डील आ जाएगी।
तो वो हम देखेंगे कि क्या डील आती है। इसके अलावा कंपनी ने कुछ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में अपडेट दिया है कि एक इमरजेंसी यूज ऑटो इंजेक्टर्स कंपनी एक प्रोडक्ट लेके आ रही है, तो वो एक न्यू प्रोडक्ट रहेगा। सॉरी। इसके अलावा कंपनी रीयूजेबल ऑटो इंजेक्टर वो भी एक लॉन्च करने वाली है। ऑन बॉडी इंजेक्टर्स फॉर ऑन्कोलॉजी ये भी कंपनी एक लेके आने वाली है। इसके अलावा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो इनका एक कंज्यूमर जो बिजनेस है उसमें कंपनी बोल रही है एक न्यू बिजनेस विन किया है कंपनी ने। कोई किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर से 5 कंपोनेंट्स के लिए, कंपोनेंट्स के नाम नहीं बताए हैं, कोई कस्टमर का नाम भी नहीं बताया, लेकिन एक पर्टिकुलर कस्टमर से इन्होंने 5 कंपोनेंट्स के लिए एक न्यू बिजनेस विन किया है। जिसमें कंपनी बोल रही है कि दे आर एमिंग टू अचीव $10 मिलियन रेवेन्यू इन नेक्स्ट 24 to 30 मंथ्स। तो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में कंपनी देख रही है कि $10 मिलियन का रेवेन्यू उस न्यू बिजनेस जो इन्होंने विन किया है वहाँ से आ सकता है। तो उसको हम देखेंगे जब वो कन्वर्ट होगा नंबर्स में, जब वो एग्जीक्यूट होगा, तो उसको हम फ्यूचर में अगले क्वार्टर्स में आने वाले नेक्स्ट ईयर में ही आएगा, तो नेक्स्ट ईयर में हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट ईयर में भी नहीं, बल्कि कंपनी ने 2 साल में बोला है, तो वी विल सी दैट। इसके अलावा सेमीकंडक्टर ट्रेज के लिए कंपनी ने बोला है कि जो इसका रेवेन्यू है, जो सेमीकंडक्टर ट्रेज भी एक नया बिजनेस इन्होंने शुरू किया था, नया प्रोडक्ट रादर शुरू किया था, तो उसमें रेवेन्यू कंपनी बोल रही है कि Q4 FY27 यानी कि एंड ऑफ FY27 जो है, अभी करंट ईयर जो चल रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर, इसके एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वहाँ से इनके पास वहाँ से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, तो उसको भी हम देखेंगे। उसके अलावा कंपनी जो फ्यूचर में आगे फर्दर ग्रोथ देख रही है, जो GLP-1 और इंसुलिन की जो डिवाइसेस हैं, जो पेन्स हैं, इसको फर्दर स्केल अप करने का देख रही है। ऑब्वियसली ये तो इनका मेन प्रोडक्ट है, और कंपनी ने जैसे कि बताया कि हाई वैल्यू नीश प्रोडक्ट्स, जो मैंने अभी 3 प्रोडक्ट्स बताए थे, इमरजेंसी यूज ऑटो इंजेक्टर्स, रीयूजेबल ऑटो इंजेक्टर्स और ऑन बॉडी इंजेक्टर्स फॉर ऑन्कोलॉजी, ये 3 नीश प्रोडक्ट्स हैं, हाई मार्जिन हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं। इनको कंपनी सेल करने का देख रही है आगे फर्दर, तो यहाँ से कंपनी रेवेन्यू लाने का देख रही है। इसके अलावा कंपनी ने बोला है कि जो इनका सेमाग्लूटाइड जो पेन्स है, जो इंजेक्टर पेन्स है, वो कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं फ्रॉम कनाडा, ब्राज़ील, यूके, ये 3 कंट्रीज से इन्हें ऑर्डर मिले हैं, और रेगुलेटरी अप्रूवल ऑब्वियसली मिल चुका है, उसके बाद ही ऑर्डर मिलते हैं। तो ये 3 कंट्रीज से कंपनी को ऑर्डर मिले हैं। और इसके अलावा कंपनी ने बताया है कि एक अबू धाबी में इनका न्यू प्लांट आने वाला है, जिसमें कंपनी की प्रोडक्शन जो है एंड ऑफ FY28 यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में, तो अभी तकरीबन 1.25 साल के आसपास है, तो तब इनका वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और उसके लिए कंपनी ने बोला है कि 55% जो कैपेसिटी है, वो जो प्रोडक्शन शुरू होगा उसकी 55% जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के लिए ऑलरेडी इनके पास ऑर्डर्स या कमिटमेंट्स आ चुके हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड अपडेट। तो ये तो कंपनी के अपडेट रहा। अब देखते हैं कि इसको पूरा इनका समअप करके कि एज एन इन्वेस्टर आपको डिसीजन क्या लेना है, क्या डिसीजन बनता है यहाँ पे। तो अगर इसके सिर्फ आप नंबर्स को देखेंगे, रेवेन्यू के, एबिटा के और पैट के, तो आपको बहुत ही एवरेज नंबर्स दिखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई बाय करने का या स्टे करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि सिर्फ 14% रेवेन्यू ग्रोथ है, सिर्फ 17% की पैट ग्रोथ है, सिर्फ 18% की एबिटा ग्रोथ है, तो ये बहुत कम लगते हैं नंबर्स। लेकिन जैसे कि इसमें आगे फर्दर डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है। तो जैसा मैंने बताया कि मार्केट इसको, इनके हेल्थ केयर डिवीजन को लेकर एक्साइटेड है, और वो इनका मेन डिवीजन होने वाला है फ्यूचर। तो मार्केट फ्यूचर को देखता है, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मार्केट फ्यूचर को देखता है, करंट को या पास्ट को नहीं देखता, फ्यूचर को देखता है। तो फ्यूचर इनका हेल्थ केयर डिवीजन में देख रहा है मार्केट, और वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ रही है, 85% की ग्रोथ वहाँ पे रही है, तो हमें उसे देखना है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो नंबर शानदार थे, बहुत अच्छे नंबर थे। और इसके अलावा अगर हम देखें, क्योंकि ये हेल्थ केयर सेगमेंट इनका ऑलरेडी सबसे बड़ा सेगमेंट बन गया है, ये और ज़्यादा ग्रो करने वाला है, तो फ्यूचर में बाकी जो इनका कंज्यूमर जो ड्रैग कर रहा है वो कम रह जाएगा, तब इसके नंबर्स धीरे धीरे और इम्प्रूव हो जाएंगे। तो
हमें सिर्फ ऊपर से सुपरफिशियली नंबर्स को नहीं देखना, उसकी डिटेल्स में देखना है। तो डिटेल्स में यही है कि हेल्थ केयर डिवीजन जो इनका मेन डिवीजन अब हो चुका है और फ्यूचरिस्टिक डिवीजन है, उसमें 85% की ग्रोथ रही है। तो ये रियलिटी है बियॉन्ड जो हाईलाइट नंबर्स हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी ने फ्यूचर की गाइडेंस अच्छी दी है, केपेक्स कंपनी अच्छा कर रही है, केपेक्स की गाइडेंस अच्छी है और कंपनी नए प्रोडक्ट्स भी ला रही है, हेल्थ केयर डिवीजन में नए प्रोडक्ट्स ला रही है और ये पेन की कैपेसिटी को फर्दर एक्सपैंड कर रही है। कंपनी नया बिजनेस विन करने की कोशिश कर रही है, जो उन्होंने बिजनेस हेड्स अपॉइंट किए हैं यूएस में, ब्राज़ील में, यूरोप में। तो ये कंपनी ने बिजनेस हेड्स अपॉइंट किए, तो वहाँ से भी इनको डेफिनेटली बिजनेस मिलेगा। तो फ्यूचर गाइडेंस अच्छी है और नंबर्स सिर्फ टॉप हेडलाइन नंबर्स को छोड़ दे, अगर हम उसके थोड़ा डीपर डिटेल में जाएं तो वहाँ नंबर्स भी अच्छे हैं, फ्यूचर गाइडेंस भी अच्छी है, केपेक्स प्लान भी अच्छा है। तो ओवरऑल एवरीथिंग लुक्स गुड। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आपको डिसीजन लेना है तो आई वुड से स्टे इन्वेस्टेड इन द कंपनी। इसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, ऐसा मेरा व्यू है और इसको अभी होल्ड करेंगे। तो आगे फ्यूचर आने वाले क्वार्टर्स में इसको फर्दर एनालाइज करते रहेंगे और तो तब देखेंगे कंपनी आगे फर्दर कैसे परफॉर्म कर रही है, बट अभी तक एवरीथिंग लुक्स गुड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।